क्या हाल है दोस्तों। नेट विद्यालय के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं अभी हम लोग वेक्टर के लेक्चर्स को कंप्लीट कर रहे थे। स्ट्रीम बी में है तो वो 11th का पार्ट, लेकिन हमने 12th के पार्ट में डाल रखा है ताकि हम 11th का पार्ट और 12th के पार्ट को थोड़ा सा पैरेलल फंडामेंटल्स को पहले निपटा लें, टूल्स वगैरह को। तो स्ट्रीम बी में अभी हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर के पार्ट्स को कंप्लीट कर रहे थे। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। अभी तक हम लोगों ने फंडामेंटल्स के बारे में स्टडी कर ली थी। हम लोग आज टाइप ऑफ लेक्चर्स के बारे में स्टडी टाइप ऑफ लेक्चर्स नहीं, टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल से, जो वेक्टर के टाइप्स हैं। तो यहाँ पर टाइप ऑफ वेक्टर्स की हेडिंग डाल लीजिए, टाइप ऑफ वेक्टर्स। अब यहाँ पर जब वेक्टर्स के टाइप की बात आती है तो बहुत सारे टाइप्स हैं जो हम लोग को स्टडी करना है। मैं आपको लिस्टिंग करके दिखाता हूँ तो आइडिया लग जाएगा कि भाई कितने वेक्टर्स हम लोग को स्टडी करना है। सबसे पहले तो कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है ना, कोलिनियर वेक्टर्स। दूसरा हम लोग को स्टडी करना रहता है कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, ये बात हो गई। तीसरा हम लोग को स्टडी करना रहेगा यूनिट वेक्टर्स। हम पढ़ चुके हैं लेकिन हम फिर भी इसको लिस्ट में डाल देते हैं, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग स्टडी करेंगे तो हम लोग यूनिट वेक्टर क्या है तो हम लोग नल वेक्टर भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा नल वेक्टर। इसके बाद भी हम लोग स्टडी करेंगे भाई इक्वल वेक्टर्स, यहाँ पर इक्वल वेक्टर्स। इसी तरह से हम लोग स्टडी करेंगे पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, यहाँ पर ये बात आ गई। और इसके बाद में अभी हम लोग, इसमें अभी लिस्ट खत्म नहीं है हमारी, इसके बाद में अभी हम लोग स्टडी करेंगे 7th वाले पे है अपोजिट वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स। और इसी के साथ में हम लोग करेंगे कवर 8th वाले में अपोजिट वेक्टर के साथ में हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। और जब एंटी पैरेलल हम लोग कर चुके होंगे तब हम लोग करेंगे 9th वाला पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। इतने वेक्टर्स को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने लिस्ट मौजूद है, तो आपको बस ये वेक्टर्स के बारे में समझ लेना है और तब हम इसमें क्या करेंगे, फंडामेंटल्स जो बाकी बचे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन वगैरह उसकी तरफ चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स को स्टडी करते हैं। ये छोटे छोटे डिफिनेशंस हैं जिसको हमें समझना रहेगा कि अगर ये कभी नाम हमारे सामने आ जाए तो हमें डरना नहीं है, हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये चीज़ हम तो पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले बात आती है कोलिनियर क्या हो गया, वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स बेसिकली क्या हो जाएगा, लाई इन सेम क्या हो जाएगा, लाइन। कोलिनियर थोड़ा सा ट्रिकी होता है वेक्टर के मामले में, क्योंकि वेक्टर बेसिकली पैरेलल बिहेवियर और लीनियर बिहेवियर क्या होता है वो एक ही वेक्टर से शो हो जाता है, क्योंकि वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन, ना कि प्लेन में इधर उधर होना। लेकिन फिर भी हम लोग बात को इतना समझ में आती है कि कोलिनियर वेक्टर्स बेसिकली क्या हो जाएगा, लाई इन क्या हो जाएगा, लाई इन सेम क्या हो जाएगा, लाइन। एक ही लाइन में अगर लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आमतौर पे कोलिनियर वेक्टर्स है। हालांकि ये वर्ड जल्दी देखने को मिलता नहीं है, लेकिन अगर आपको बोल दिया कि कोलिनियर वेक्टर्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर्स, जैसे मान के चलें कि एक वेक्टर क्या हो गया ए, और इसी तरह से क्या हो जाएगा, मान के चलते हैं कि दूसरा वेक्टर क्या हो जाएगा बी। इसका मतलब अगर आपसे बोला कि दोनों कोलिनियर हैं, इसका मतलब दोनों बैक टू बैक जुड़े हैं, वो एक ही लाइन से कनेक्टेड है, ये कोलिनियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको बोला जाएगा कि वेक्टर ए एंड क्या हो जाएगा बी आर क्या हो गया, कोलिनियर। ये कोलिनियर क्या कहलाएंगे, वेक्टर्स कहलाएंगे। और कभी कभी हम एग्जाम्पल के तौर पे जब इनकी बात करते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सिंपल वे में अगर देखा जाए तो प्लस आई साइड का वेक्टर एंड माइनस आई साइड का वेक्टर क्या हो गया, अगर डिफॉल्ट देखा जाए तो क्या हो गया, कोलिनियर। इसी तरह से प्लस जे एंड क्या हो जाएगा माइनस जे, ये क्या हो गया, कोलिनियर। इसी तरह से क्या हो जाएगा प्लस के और क्या हो जाएगा एंड माइनस के, हम लोग को पता है डिफॉल्ट वे में बेसिकली क्या होता है, ये सारे के सारे कोलिनियर होते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बाद में समझ में आएगी
कि जब भी हम दो वेक्टर को कोलिनियर डिक्लेयर करते हैं, इसका मतलब वेक्टर के लिए डायरेक्शन क्या हो जाता है, सेम। हम लोग आमतौर पे मानते हैं कि दोनों के दोनों क्या होगा, सेम लाइन में क्या करेंगे, लाई करेंगे, तो कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। अब कोलिनियर वेक्टर्स बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं, मतलब ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे एक वेक्टर यहाँ हो, एक वेक्टर यहाँ हो, तो ये तो पैरेलल हो गए। लेकिन दो वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो सकते हैं, एक ही लाइन में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, एक ऑब्जेक्ट है m1 और एक ऑब्जेक्ट है m2, और अगर मान के चलते हैं कि दोनों के बीच में फोर्सेस की स्टडी करें तो दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल और अपोजिट लगते हैं। तो ये Fg लगेगा इधर की तरफ और इसका Fg लगेगा क्या हो जाएगा, इधर की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको Fg1 बोल देते हैं, इसको Fg2 बोल देते हैं। इसका मतलब दोनों के दोनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल अपोजिट फोर्सेज हैं, लेकिन एक तरह से हमारे लिए क्या है, कोलिनियर भी। तो क्या हो जाएगा कि कोलिनियर वेक्टर्स बेसिकली जो होते हैं वो एक ही लाइन में लाई करते हैं। जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तब हम उनको और बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक के लिए तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, इस मामले में आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड वाली बात आती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर क्या हो गया, वेक्टर्स। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, लेकिन यहाँ पर एकदम से इतना सारे सवालों का डिस्कशन यहाँ पॉसिबल नहीं है। हम जैसे जैसे वेक्टर के बारे में हमारी नॉलेज बढ़ती जाएगी, हमारे डेटाबेस में, हमारे दिमाग में बहुत सारे वेक्टर्स आ जाएंगे, जैसे ए बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है ना, ए क्रॉस बी, ए डॉट बी, ये सब वेक्टर्स आ जाएंगे। जब मतलब इनसे रिलेटेड जब वेक्टर्स आ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उससे रिलेटेड कोलिनियर कोप्लेनर के क्वेश्चन बना के देख सकते हैं। तो कोप्लेनर है वहां पे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अभी हम लोग यहाँ पे इतना नहीं डीप में जा पाएंगे, लेकिन हाँ ये नाम हमको समझ में आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोलिनियर की बात करें या कोप्लेनर की बात करें तो कोलिनियर का क्या हो जाएगा, लाई इन, क्या हो जाएगा, लाई इन क्या हो जाएगा, सेम, क्या हो गया, प्लेन। अगर एक ही प्लेन में लाई करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि इससे मतलब क्या हो जाएगा, इन सेम प्लेन में होंगे। अब जब अभी आप सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टू वेक्टर्स, ठीक है ना, ऑलवेज क्या हो जाएगा, लाई इन, क्या हो जाएगा, सेम प्लेन। दो वेक्टर होंगे तो क्या हो जाएगा, हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे। इसका मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये दो उंगली हमने ली, इसमें से एक उंगली ये हो गई, ये वाली, अगर आप देखेंगे तो ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। इसी तरह से ये भी तो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये तो इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी तो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो कोई भी दो वेक्टर होंगे हमेशा क्या करेंगे, वो एक ही प्लेन। हमें हमेशा चेक करना होता तीसरा वेक्टर वो क्या इस प्लेन में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे क्या होता है कि आपसे पूछे कि आई, क्या होगा, क्वेश्चन दे दें, क्या देगा, क्या देगा, इज आई जे एंड क्या हो जाएगा के, क्या हो जाएगा, के आर कोप्लेनर। ये बात आपको पूछी गई है तो आपसे पूछे क्या एक ही प्लेन में लाई करते हैं, इसका मतलब नहीं भाई, आई और जे तो एक प्लेन में लाई कर सकते हैं। जैसे ये हो गया आई, ये हो गया जे, ये हो गया के, तो ये तो एक प्लेन में लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या हो जाएगा, ये अगले प्लेन में लाई कर रहा है तो इसका प्लेन अलग है। तो इसका मतलब है आई जे तो सेम प्लेन में हो सकते हैं, जे के सेम प्लेन में हो सकते हैं, आई के सेम प्लेन में हो सकते हैं, लेकिन तीसरा वेक्टर हमेशा क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये हमारे लिए बात क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो कोप्लेनर कह रहे हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे, हम क्वेश्चन कराएंगे जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे, जब ए प्लस बी ए क्रॉस बी कर लेंगे, तब वहां पे वो भर भर के बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर अभी क्वेश्चंस को समझाना मुश्किल हो जाएगा, मतलब इस पार्ट को क्वेश्चन से समझाना मुश्किल हो जाएगा। अभी सिर्फ डिफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिए, हम बाकी बात इस पे अच्छे से करेंगे। अब बात आती है तीसरे वेक्टर की। जब तीसरे वेक्टर की बात आती है तो हमने उसका नाम, हमने लोगों ने क्या रखा, तीसरा वेक्टर, इसका नाम रखा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के बारे में हम लोग तो पहले से जानते हैं भाई, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। तो क्या, वेक्टर विच हैव, आमतौर पे a vector which have unit magnitude, यूनिट मैग्नीट्यूड होगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। यूनिट मैग्नीट्यूड हुआ, इसका मतलब यूनिट मैग्नीट्यूड हुआ तो याद करो हम लोगों ने बात करी थी ना, जैसे क्या हो गया, आई जे, ठीक है ना, एंड क्या हो जाएगा, के आर, क्या है, यूनिट वेक्टर्स। हम बात कर चुके हैं कि भाई यूनिट आईजे के क्या थे,
एक्स वाई जेड के यूनिट वेक्टर थे जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसका मतलब ये वाली बात भी हम पहले से जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ आई, मॉडुलस ऑफ जे और क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ के, तीनों का जो मैग्नीट्यूड आता है वो कितना आता है, 1 आता है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए वो हमारे लिए क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो आमतौर पे यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, लेकिन किस काम के लिए यूज किया जाता है, तो एप्लीकेबल फॉर डिफाइनिंग डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, ओनली क्या हो जाएगा, डिफाइंस, सिर्फ क्या करता है ये, किस काम आता है, ओनली डिफाइंस डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन को डिफाइन करने के पास होता है, इसके पास में अपना मैग्नीट्यूड नहीं होता। इसका मतलब है कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा वो हमारे लिए यूनिट वेक्टर होगा। तो कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 निकल आएगा वो हमारे लिए यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बस दिमाग में रखना है कि वेक्टर जिसका यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1 होगा वो वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर है। और किस काम आता है, ये सिर्फ डायरेक्शन को डिफाइन करने के काम आता है। और आईजे के यूनिट वेक्टर ने जो भी यूनिट वेक्टर होंगे उनका मॉडुलस क्या होगा, 1 होगा। ये बात हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, हमने क्वेश्चन लास्ट में लगाए, इसलिए हम यहाँ पे झमेला नहीं पालेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है चौथे की। यहाँ से हम लोग प्रॉपर वे में स्टडी करते हैं कि वेक्टर के बारे में। तो चौथा वाला पार्ट जो आता है हमारे पास में वो आता है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है, तो जरा बात को समझिएगा। नल वेक्टर क्या है, नल वेक्टर बेसिकली क्या होता है, ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 0 है। अ वेक्टर which have zero magnitude but मैग्नीट्यूड तो 0 है बट आर्बिट्रेरी, अब यहां पे फर्स्ट सुनिएगा, आर्बिट्रेरी नोन या फिर और अननोन अनडिफाइंड क्या हो गया, डायरेक्शन। अगर उसके पास में आर्बिट्रेरी क्या हो गया, अननोन या अनडिफाइंड क्या है, डायरेक्शन है, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, नल वेक्टर। हम ये नल वेक्टर, ठीक है ना। तो नल का मतलब क्या हुआ, 0। तो ऐसा वेक्टर या 0 वेक्टर, आमतौर पे इसको 0 वेक्टर भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज ना होइएगा कि जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब नल वेक्टर और 0 वेक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ही बात को डिफाइन करता है। तो 0 वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 0 है लेकिन उसके पास में डायरेक्शन नहीं। अब जरा बात को समझिएगा, यहां से एक बात को स्टडी करते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर होता ए, तो उसके पास में क्या होता, मैग्नीट्यूड होता और उसके पास में क्या होता, डायरेक्शन होता। ये बात होती, ठीक है ना। इस डेफिनेशन को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं तो हमें ये साथ में कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है ना, और ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन। अब आपके पास में क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, आपके पास में है कि डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है। आप सोच सकते हैं भाई डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। आप सोच सकते हैं कि डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड भी नहीं है। और अगर आप ये सोच सकते हैं कि मैग्नीट्यूड नहीं है, डायरेक्शन है। ये 4 पॉसिबिलिटीज तो सोच सकते हैं इसमें 2 के लिए। इसका मतलब इन 4 पॉसिबिलिटीज को जब आप सोचते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट वे में इनके नाम लिख सकते हैं। जैसे डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है, ऐसे वेक्टर को आप लोग क्या बोलते हैं, स्केलर वेक्टर बोलते हैं। डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, इसका मतलब ऐसे वेक्टर को आप क्या बोलेंगे, सिंपल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ बोलते हैं। मतलब ए क्या हो जाएगा, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, ए क्या हो जाएगा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन जब आप लोग क्या बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड भी नहीं, डायरेक्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो फिजिकल क्वांटिटी नॉन एग्जिस्टिंग। हमें जरूरत ही नहीं, जब है ही नहीं करके जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड नहीं है, डायरेक्शन है, और डायरेक्शन जो है वो कैसा है, अनडिफाइंड है, अननोन है, मतलब डिफाइन नहीं किया गया है। इसका मतलब यही चीज हमारे लिए क्या बन जाती है, नल क्या बन जाएगी, वेक्टर। डिफाइंड डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पर, आप लोग इस पर कंफ्यूज नहीं होइएगा कि डायरेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो डायरेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस केस में क्या हो जाएगा, कुछ सोच ही नहीं सकते, क्योंकि डिफिनेशन ही हमारे नल वेक्टर की क्या होगा, अनडिफाइंड से बनी है। ठीक है ना, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि आपको ये आइडिया से ही पता चल गया कि नल वेक्टर की डेफिनेशन ये है। इसका मतलब अगर कोई वेक्टर ए इज अ नल वेक्टर है, इफ क्या हो जाएगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसको लिखते कैसे, इसकी टेक्निकल थोड़ी सी मेथड होती है। क्या हो जाएगा, इफ वेक्टर ए इज क्या हो गया, नल वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, आप जब लिखेंगे कि a का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो गया, 0, बट a का जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया, अनडिफाइंड। तो ये क्या हो गया, अनडिफाइंड डायरेक्शन हो गया। तो मैग्नीट्यूड 0 हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया, अनडिफाइंड। इसीलिए क्या हो जाएगा, a को आप जब बोलेंगे तो नल वेक्टर, कभी कभी a को क्या हो सकता है, हम लोग 0 भी लिख देते हैं। ज्यादा बेहतर तरीका होता है कि 0 के ऊपर क्या लगा दीजिए, वेक्टर। ये भी एक तरीका है इसको नोटेट करने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी नल वेक्टर की बात आती है तो वहां पर किसी वेक्टर के पास में अगर वो नल वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन डायरेक्शन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन डायरेक्शन का जो बिहेवियर होगा वो अनडिफाइंड होगा, क्योंकि बात यह है कि मैग्नीट्यूड जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो डायरेक्शन आ ही नहीं पाएगा। अरे क्योंकि भाई मोशन स्टार्ट नहीं हुआ या कोई भी अगर इंटेंशन स्टार्ट नहीं हुई तो डायरेक्शन एग्जिस्ट करने की बात है ही नहीं। तो डायरेक्शन तो आ जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड उस टाइम तक नहीं आया। इसलिए उस केस तक हम लोग बात करेंगे कि वो अभी क्या है, नल वेक्टर। एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। तो एग्जाम्पल जरा लेते हैं, जरा देखिएगा कि इसके एग्जाम्पल्स को अगर हम लोग समझें, इसको कंसीडर करें। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि मैं अभी पीडीएफ अपलोड नहीं कर रहा हूँ इसकी, अभी प्रैक्टिस को अभी हम करेंगे इस बात को। अभी हम क्वेश्चंस को इस तरह से लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा डेवलपमेंट चल रहा है वेबसाइट का और तमाम चीज़ों का, तो मेरा उसमें भी बिजी है अभी हाथ। तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी इन की पीडीएफ को मैं क्या करूँगा, बाद में सीधे अपलोड कर लूंगा। तो थोड़े दिन की बात है, एक दो लेक्चर के बाद ही क्या करेंगे, हम लोग इसको अपलोड कर देंगे। तो आप लोग प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। प्रॉपर नोट्स तो आप इसको देख के भी बना सकते हैं, इसलिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, आपको कुछ भी नहीं छूट रहा है। बस मेरी कोशिश ये है कि आपको प्रैक्टिस या डीपीपी कुछ दे दूं। तो डीपीपी का भी काम चल रहा है, तो डीपीपी जैसी कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब यहाँ पर बात आती है, बहुत ध्यान सुनिएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं अभी हम। तो एग्जाम्पल क्या है कि हमने बोला कि क्या हो जाएगा, सुनिएगा जरा बात को, ठीक है ना। वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर at the time of rest, ठीक है ना। अब बहुत बिजार सी बात लिखी है यहाँ पे, वेलोसिटी वेक्टर की बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ रेस्ट, रेस्ट के टाइम पे वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो बेसिकली क्या होगा, 0 होगा। भाई सीधी सी बात है, रेस्ट पे तो वेलोसिटी होगी नहीं। तो वेलोसिटी नहीं है तो आपको पता है कि एट क्या हो जाएगा, रेस्ट। तो रेस्ट के टाइम पर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी वेक्टर एट द टाइम ऑफ क्या हो जाएगा, रेस्ट। लेकिन हम जिस बंदे की बात कर रहे हैं तो उस बंदे ने क्या सोचा है कि चलो अभी हम खड़े हैं, फिलहाल यहाँ पर खड़े हुए हम ही की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेरी वेलोसिटी कितनी है, 0, रेस्ट पर है, अभी हम मूव नहीं कर रहे हैं। तो जब मूव नहीं कर रहे हैं लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा है कि हम अभी मूव करेंगे, और जब मूव करेंगे तो किधर करेंगे, हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हम इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, लेकिन आपको नहीं बताया। तो जब हमने डिसाइड कर लिया है मूवमेंट के बारे में और आपको नहीं डिफाइन किया है, आपको नहीं डिफाइन करने का मतलब ये हुआ कि हमने चलना ही नहीं स्टार्ट किया, तो आपको पता ही कैसे चलेगा हम किधर जाएंगे। हम बोलेंगे तो है नहीं ना कि हम इधर जाएंगे, बोल के नहीं बताना है, करके बताना, बाय एक्शन बताना है। और जब बाय एक्शन बताना है तो उस केस में जब हम खड़े हुए हैं तो अभी हमने चलना ही नहीं स्टार्ट किया, उससे डायरेक्शन आया ही नहीं। तो डायरेक्शन जब आया ही नहीं है इसका मतलब ये हुआ आपको पता ही नहीं चलेगा हम किधर की तरफ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डायरेक्शन नहीं आया है इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके लिए क्या हो गया, अनडिफाइंड। लेकिन हमने तो इरादा कर लिया होगा ना चलने का, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे लिए वो डिफाइंड है। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी वेक्टर क्या बन जाएगा हमारे लिए, नल वेक्टर बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर का डायरेक्शन, जब वेलोसिटी वेक्टर की बात करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर अनडिफाइंड बोल देंगे। तो अनडिफाइंड बोलेंगे इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट दे देगा कि वेलोसिटी वेक्टर इज बेसिकली क्या हो जाएगा, एक तरह से क्या बन गया, नल वेक्टर।
इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये एक एग्जाम्पल है जिसे हम लोग बहुत रियल टाइम में समझ सकते हैं। तो आपको आइडिया लग गया कि जब आप रेस्ट की बात कर रहे हैं उस टाइम पर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो रेस्ट के टाइम पे तो वेलोसिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। और जब वेलोसिटी मतलब सीधी बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो मैग्नीट्यूड को तो क्या कर देंगे, 0। लेकिन डायरेक्शन अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि जो बंदा अभी चलना शुरू नहीं किया है, जस्ट चलने ही वाला है, उसने तो डायरेक्शन सोच लिया होगा। लेकिन आप एज अ थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन आप देख रहे हैं, हमने चलना अभी स्टार्ट नहीं किया। जब हमने चलना स्टार्ट नहीं किया तो डायरेक्शन अभी आया ही नहीं, तो डायरेक्शन आपको पता ही नहीं है। लेकिन चलने वाले ने सोच लिया कि हम इधर चलेंगे, तो डायरेक्शन है लेकिन अनडिफाइंड है, क्योंकि अभी आपको मेरे मोशन से डायरेक्शन दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब डायरेक्शन आ चुका है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं आया है। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन आपको नहीं पता, मुझे पता है। तो थर्ड पर्सन या जो भी ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्जर्वर के लिए वो अनडिफाइंड डायरेक्शन है। और मैग्नीट्यूड उस टाइम आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि उस टाइम पे 0 है, क्योंकि बंदा चल नहीं रहा। इसीलिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर एक तरह से क्या बन जाएगा, नल वेक्टर बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना। अब इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल तो इसके कई सारे हो सकते हैं, लेकिन बस ये है कि जो बहुत आराम से ऑब्जर्व हो जाए उसकी बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये था, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी, या फिर ऐसे समझ लो एक्सेलरेशन वेक्टर, एक्सेलरेशन एट दी, एक्सेलरेशन तो वैसे भी वेक्टर क्वांटिटी है, एट द टाइम ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। पूरी बात लिख दे रहे, तुम लोग फर्स्ट टाइम हो सकता है पढ़ रहे हो। तो यूनिफॉर्म मोशन, ये एक एग्जाम्पल हो गया नल वेक्टर का। कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि एक्सेलरेशन एट द टाइम ऑफ यूनिफॉर्म मोशन क्या है, कि जब यूनिफॉर्म मोशन होगा, एट यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन पे टाइम पे बंदा कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होता है। क्योंकि इस टाइम पे जो स्पीड होती है कांस्टेंट स्पीड हो रही होती है ना। इसका मतलब ये हुआ कांस्टेंट स्पीड हो रही होती है। और अगर हम लोग एक लीनियर पाथ पे लेके चलेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, उस टाइम पे कांस्टेंट वेलोसिटी भी हो जाएगी। लेकिन क्या हो जाएगा कि जब अगर स्पीड कांस्टेंट है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन बेसिकली क्या हो जाएगा, 0। लेकिन जो बंदा गाड़ी चला रहा है या मोशन में है, उसको ये तो पता है कि यार अभी हम ब्रेक मारेंगे रुक जाएंगे या फिर स्पीड को बढ़ाएंगे। तो स्पीड बढ़ी तो एक्सेलरेशन, स्पीड घटी तो रिटार्डेशन। इसका मतलब अगर स्पीड 10 की स्पीड थी तो 10 से अगर 20 पे जाना होगा, इसका मतलब क्या लगा होगा, एक्सेलरेशन लगा होगा। और 10 से अगर 5 पे जाना होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा होगा, रिटार्डेशन लगा होगा। तो दो पॉसिबिलिटी है ना एक्सेलरेशन के डायरेक्शन की, कि बढ़ाने के लिए लगा जाए, कि रोकने के लिए धीरे करने के लिए लगाया जाए, या ब्रेक लगाने के लिए लगाया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन का पता नहीं है। भाई जिस टाइम पे यूनिफॉर्म मोशन से ऑब्जेक्ट चल रहा है उस टाइम पे एक्सेलरेशन नहीं, क्योंकि लगातार कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जो बंदा चल रहा है या चला रहा है गाड़ी को, उसको ये पता है कि अभी हम या तो स्पीड बढ़ा देंगे एक्सीलेटर ले लेंगे, या हम ब्रेक दबा देंगे तो रुक जाएगी। इसका मतलब है स्पीड बढ़ी, इसका मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन इधर की तरफ ले लो। और अगर स्पीड घटी, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, मतलब रिटार्डेशन हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन के बारे में सोचा तो है, मैंने तो सोच रखा होगा कि ब्रेक मार के रोकना है अभी, और आपको नहीं पता कि ब्रेक मारेगा बंदा कि आगे बढ़ाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंफर्म नहीं है तो डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक तरह से अनडिफाइंड हो गया। और अगर ये अनडिफाइंड हो गया तो मैग्नीट्यूड 0, डायरेक्शन अनडिफाइंड। इसका मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर एक तरह से क्या बन गया हमारे लिए, नल वेक्टर बन गया। इसका मतलब एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया एक्सेलरेशन के बारे में। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बढ़िया एग्जाम्पल है। और आपको थोड़ा अलग लगेगा, 11th के दो एग्जाम्पल ले लिए, 12th का भी एग्जाम्पल ले लेते बेहतर होता। तो क्या हो जाएगा, ऐसे समझ लो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड
फील्ड, ठीक है ना, अक्रॉस क्या हो जाएगा, वायर, व्हेन करंट इज क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस वायर करंट इज क्या हो जाएगा, 0। अब ऐसे समझ लो कि कोई वायर है जिसमें 0 करंट फ्लो हो रहा है, अक्रॉस वायर की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा आइडिया तो आपका ही कि जब करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जब किसी वायर में करंट है ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड भी अक्रॉस नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड भैया एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये वाली बात है। मैग्नेटिक फील्ड तो चलो 0 हो गई, बात समझ में आ रही है, लेकिन डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, अगर मैंने करंट ऐसे फ्लो कराया तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरह से होगी और इस तरह से क्या होगी, बट जब ऐसे होगा तो इसमें अंदर की तरफ होगी, इससे बाहर की तरफ होगी, मतलब छल्ला बनेगा तो छल्लेदार बनेगी, तो क्या हुआ, ऐसे हुई, तो इससे अंदर की तरफ हो गई, इससे बाहर की तरफ हो गई। और अगर मैंने करंट फ्लो कराया नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ होगी तो इसमें अंदर की तरफ हो जाएगी, तो इस तरफ अंदर की तरफ हो जाएगी, इससे बाहर की तरफ हो जाएगी, इसका मतलब छल्लेदार बनेगी, तो इस तरह से होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसी जनरेट होगी, उसका जो डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड तो 0 है क्योंकि करंट 0 है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किधर होगी, उसका डायरेक्शन क्या है, अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड है, क्योंकि भैया हमने बताया ही नहीं है तुमको, या फिर अभी हमने जनरेट करना करंट शुरू ही नहीं किया है कि तुम्हें पता चले कि इधर की ऊपर की तरफ जा रहा है करंट की नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होगी कि ऐसे जनरेट होगी, तो डायरेक्शन का आता ही पता नहीं है। तो क्यों, क्योंकि करंट 0 हो रहा है। इसका मतलब इसकी वजह से हमको पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगी, एक तरह से नल वेक्टर। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0। तुम लोग दोनों तरीके से लिख सकते हो, एक फॉर्मल इनफॉर्मल वे है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये बात हुई कि जिस टाइम पे करंट 0 होगी तो उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गई, 0। और जब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0 हो गया, क्या डायरेक्शन होगा, हाँ हो सकता है कि जैसे ही करंट की इंटेंशन आई उसके बाद करंट भी आना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो जब करंट की इंटेंशन आई होगी कि करंट फ्लो कराने जा रहा हूं, तो उस टाइम पे क्या होगा, जब करंट तो फ्लो नहीं कराया ना, तो पता ही नहीं चला मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, लेकिन होने ही वाली है। इसका मतलब अब डिपेंड करता है कि भाई किधर जनरेट कराऊंगा। तो जिस टाइम पे करंट फ्लो कराने की सोचने की मतलब सोचा, इंटेंशन आई, तो इंटेंशन उस टाइम पे, जिस टाइम पे आई की वैल्यू 0 है, बस करने ही जा रहा हूं 1 2 3 4, उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या हो जाएगी, हमारे लिए 0 होगी, उस इंस्टेंस पे 0 होगी। क्यों, क्योंकि अभी हमने करंट फ्लो कराना शुरू नहीं करी है, अभी हम लोगों ने सिर्फ करंट को क्या है, फ्लो कराने के बारे में सोचा है। तो जब शुरू नहीं करी तो उस इंस्टेंस पे करंट क्या है, 0, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड 0 है। लेकिन चूंकि करने वाले ने सोच लिया कि मैं क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ करंट लूंगा या नीचे की तरफ करंट लूंगा, तो भाई फील्ड क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये जो बात है करंट के फ्लो पे डिपेंड कर रही हो। करंट का फ्लो का पता ही नहीं है अभी किधर की तरफ देने वाला हूं, जब ये नहीं पता तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है लेकिन अभी आई नहीं है, और इसीलिए क्या हो जाएगा, करंट भी नहीं पता है तो अनडिफाइंड है, तो करंट डिसाइड करेगा। इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, एक नल वेक्टर बन जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब इक्वल टू बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे समझ लो, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लेना भी ठीक नहीं है, ऐसे समझ लो कि तुम पढ़ते पढ़ते क्या होता है, ख्यालों में चले जाते हो। अब ख्यालों में चले जाते हो तो तुम सोचते हो वो मैं डॉक्टर बन गया, ठीक, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, स्टेथोस्कोप टंगा रहेगा, लोग मेरी बहुत इज्जत करेंगे, फिर मैं जहाँ जाऊंगा डॉक्टर साहब कहेंगे, और फिर मेरा क्लिनिक होगा, अपना क्लिनिक होगा, और लोग आएंगे 10 12 20 50 लोग रहेंगे, लाइन लगी रहेगी, मैं कहूँगा नहीं बाद में आओ, ठीक है ना, मैं बाहर फॉरेन ट्रिप पे जाऊँगा, घूमने जाऊँगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब रहने दो, इसके आगे बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि तुम जिस टाइम पे अभी कॉलेज बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में चल रहा है पूरा ख्याल, तुमने पूरा ज़िंदगी जी ली उसमें डॉक्टर वाली, कि मैं डॉक्टर देख रहा हूँ, अरे वो मरीज़ आया होगा, वो कह रहा होगा उसके पेट में दर्द है, मैं कौन सी दवाई लिखूँगा, अच्छा अच्छा मैं ओनिडाज़ोल लिख दूँगा। तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि तुम ओनिडाज़ोल लिख रहे हो, लेकिन क्या होगा कि वो उस टाइम पे जब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, तो उस टाइम तो तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, तुम अभी डॉक्टर नहीं बने हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंशन आई है, अभी फिलहाल जिस टाइम पे तुम बात कर रहे हो तुम डॉक्टर नहीं बने हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा डॉक्टर बनना बेसिकली उस टाइम पे, जिस टाइम पे तुम पढ़ाई कर रहे हो, वो क्या है, एक नल वेक्टर है।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया, नल वेक्टर हो गया। तो उम्मीद करते हैं इतने आइडिया, मतलब इतने एग्जाम्पल से आइडिया लग गया होगा, बहुत है इतना। अभी हम लोग इसमें क्वेश्चंस कराएंगे तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। ये भी सारे क्वेश्चंस जो है ना, अभी हम लोग थोड़ा कलेक्टिवली करेंगे। अभी एकदम से यहाँ पे ना दिक्कत ये है कि बहुत ज्यादा चीजें एक साथ समेट के चलना भी मुश्किल होती है। या एक क्वेश्चन कर लेते हैं नल वेक्टर का। तो अगर जैसे मान के चलते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ, क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा तुम्हारे दिल को तसल्ली हो जाएगी। P प्लस क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, P माइनस कितना हो जाएगा Q। तो हमें बताना है कि क्या रिजल्ट निकाला जा सकता है, कि P नल वेक्टर है कि Q नल वेक्टर है, कि Q नल वेक्टर है कि P नल वेक्टर है। तो वो चीज़ है, अगर ऐसा है तो देखो इसके हिसाब से अगर चला जाए P प्लस क्यू, तो हमें पता है कि P प्लस कितना हो गया Q, ठीक है ना। देन फाइंड विच वन इज नल वेक्टर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, P और Q में कौन सा नल वेक्टर है पता करते हैं। इक्वल टू P माइनस कितना हो जाएगा Q, मोटे मोटे तौर पर P से P कट गया, ये आ गया 2, कितना हो जाएगा Q इक्वल टू 0। इसका मतलब Q इक्वल टू कितना हो गया 0। तो भैया क्या बन गया Q इज ए क्या हो गया, नल वेक्टर। हल्का क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन इतना भी हल्का नहीं है, दिमाग में रखना। हमने कर दिया तो तुम्हें आसान लग रहा होगा। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत टेढ़ा बनता है। अभी हम तुम्हें क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आगे हम जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। आपसे लिखा हो इसी में, अगर P प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड इक्वल टू P माइनस क्यू के क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए, तो अगर मान के चलते हैं कि ये है, तो ये दूसरी मीनिंग निकालता है और वो दूसरी मीनिंग निकालता है। ये हम लोग पढ़ेंगे रिजल्टेंट साइड पे, MOS MOD की साइड पे, DOM की साइड पे। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर इसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन दिमाग में रखना है कि ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कभी कभी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग को बात पता चली कि नल वेक्टर क्या होता है। तो नल वेक्टर अगर हम लोग को पता चल गया है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं भाई, ठीक है ना। अब इसमें बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं बनते हैं, अभी हम सीखेंगे। अभी जब हम क्वेश्चन थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कराएंगे तो और सीखेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, 4 पार्ट कर लिए हम लोगों ने। अभी कोलिनियर किया, कोप्लेनर किया, तो उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया था, यूनिट वेक्टर किया। यूनिट वेक्टर के बाद में हमने नल वेक्टर किया, 4। अब 5वीं बात आती है, 5th वाली बात। इसका मतलब कौन सा कहलाता है, इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर कब इक्वल माने जाते हैं, ये कंपैरिजन हमको स्टडी करना बहुत जरूरी है। क्योंकि फिजिक्स में दो वेक्टर का कंपैरिजन, जैसे दो वेलोसिटी, दो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इन सब, या दो एक्सीलरेशन, इसका कंपैरिजन बहुत आता है। तो कब दो वेक्टर कंपेरेबल हैं, कब सेम है, कब नहीं है, कब अपोजिट है, ये सब चीज़ों को सीखने के लिए हमें ये फंडामेंटल्स मजबूत होना पड़ेंगे। और ये फंडामेंटल्स यहीं से मजबूत होंगे, इसलिए भाई बहुत ध्यान से पढ़ना। अब जैसे बात आती है कि इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, टू वेक्टर्स आर इक्वल, ये ऐसे लिख देते हैं, व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस both are same between two vectors, क्या हो जाएगा, इज नोन एज इक्वल वेक्टर्स। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो गए वेक्टर के, इसका मतलब हम उनको क्या बोलेंगे, ठीक है ना, इक्वल वेक्टर्स मानेंगे। तो जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम बिटवीन टू वेक्टर्स, तो हम लोग क्या मानेंगे, उसको इक्वल मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, ऐसे समझ लो कि फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर्स क्या हो जाएगा, ए एंड क्या हो जाएगा बी के लिए स्टडी करें, तो ए एंड बी के लिए टू वेक्टर्स अगर लिए जाएं, तो हम लोग उसके हिसाब से क्या स्टडी कर सकते हैं कि दो वेक्टर ए एंड बी कब क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, जब मैग्नीट्यूड और क्या होगा, डायरेक्शन दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड बराबर बी का मैग्नीट्यूड हो, तो मैग्नीट्यूड सेम। तो इसका मतलब क्या होगा, इफ, और क्या होगा आल्सो, ये वाली बात भी सही होनी चाहिए कि ए का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये वाली जो पहला स्टेटमेंट लिखा है, ये लिखा है कि मैग्नीट्यूड सेम है दोनों वेक्टर के। इसका मतलब ये बात लिखी है कि डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो गए दोनों वेक्टर के। इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम एंड क्या हो जाएगा, डायरेक्शन सेम। और जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो गए, इसका मतलब ए एंड बी आर क्या हो गए, इक्वल वेक्टर्स।
इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं हैंस क्या लिखते हैं, हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर क्या हो गया, बी। हम जब वेक्टर ए को बी से हमने डिक्लेयर किया है तो हम लोग किस बिहाफ पे लिख पा रहे हैं, ए और बी दोनों बराबर हैं, तो इस बिहाफ पे लिख पा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर ए बी को तुम्हें ये दोनों को बराबर करना है तो इन दोनों बातों को करेक्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज तुम ऐसे नहीं लिख सकते। अगर एक भी चीज गलत हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए दोनों को बराबर लिखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दोनों को बराबर के लिए दोनों के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंपलसरी या मतलब मस्ट बी सेम करना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है। देखो इसको बहुत उससे बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है ग्राफिकली, लेकिन ग्राफिकली अगर देखा जाए तो मान के चलते हैं कि क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्या हो गया, एक वेक्टर हो गया 10 कितना हो गया i, और दूसरा वेक्टर क्या हो गया ये। तो एक बंदे की वेलोसिटी है 10i i की तरफ, मतलब ईस्ट मान लेते हैं, i मान लेते हैं, और दूसरा बंदा है उसकी वेलोसिटी भी 10 की है, उसकी किसकी तरफ हो गया, i की तरफ। इसका मतलब दोनों वेलोसिटी वेक्टर जो होंगे भाई दोनों वेलोसिटीज हैं। इसका मतलब v1 का मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो गया, v2 के मैग्नीट्यूड के, ठीक है ना। और हमें पता है कि v1 का जो डायरेक्शन है वो भी आई है, v2 का डायरेक्शन वो भी आई है। इसका मतलब v2 का डायरेक्शन दोनों सेम है, इसीलिए क्या हो जाएगा, v1 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 वेक्टर है। इसका मतलब हम एग्जाम्पल के तौर पे इस बात को यहाँ पर लिख सकते हैं। थोड़ा सा हल्का सा एग्जाम्पल है, बहुत बात समझ में नहीं आ रही होगी इससे भले ही, लेकिन आपको इतना आइडिया लग गया कि दो वेक्टर को इक्वल ठहराने के लिए दो कंडीशन का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। मतलब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए एज वेल एज उनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। अगर एक भी चीज कम है इसका मतलब आप दोनों को इक्वल नहीं ठहरा सकते। समझ गए बात को, ये बात अभी आप समझेंगे। जब फिजिक्स में पढ़ेंगे ना तो ये बात बहुत डीप हो जाती है, बहुत समझने वाली बात हो जाती है। तो फिलहाल ये कहलाता है इक्वल वेक्टर्स। अब बात आती है इक्वल के बाद में हमारे सामने पैरेलल वेक्टर्स की। सिक्स वाला चलते हैं जरा। तो सिक्स वाला क्या है, यहाँ पे सिक्स वेक्टर जो हम लोग लेके चल रहे हैं ये हो जाएगा पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स क्या हो गए, पैरेलल वेक्टर्स क्या है भाई, पैरेलल वेक्टर्स तो वेक्टर विच हैव इक्वल डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, बट मे और मे नॉट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। क्या वेक्टर्स which have same डायरेक्शन, बस डायरेक्शन मैच कर गया तो पैरेलल हो गया। और एक्स्ट्रा में अगर लिखना है बट मे और मे नॉट हैव सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का सेम होना कंपलसरी नहीं है। देखो डायरेक्शन, बहुत ध्यान से बात को सुनना। इक्वल वेक्टर्स के लिए कंपलसरी था कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हो, लेकिन पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्या कंपलसरी है कि सिर्फ डायरेक्शन बराबर है तो पैरेलल है, मैग्नीट्यूड क्या बाहर है, मतलब मैग्नीट्यूड बराबर है नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ डायरेक्शन मैच कर जाइए। और मैग्नीट्यूड सेम हो गया डायरेक्शन नहीं कर रहा तो उसको अलग तरीके से देखा जाता है, उसको आमतौर पे आर्बिट्रेरी वेक्टर्स के टर्म में देखा जाता है, वो अलग चीज है, हम बात करेंगे इस बारे में भी। लेकिन अभी हम लोग इसको समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर टू वेक्टर्स ए एंड क्या हो जाएगा बी, दो वेक्टर को अगर ए बी को कंपेयर कराना हो तो क्या हो जाएगा, इफ क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द ए इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ द बी। इसका मतलब हमने क्या बताया, दोनों के भाई डायरेक्शन क्या है, दोनों के सेम है। तो अगर डायरेक्शन सेम है इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इतनी बात से एक नतीजा निकाल सकते हैं। हेंस क्या, अगर हमें मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं पता तो मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं पता, इसका मतलब ये हुआ कि फिर हम सिर्फ इतनी बात बोल सकते हैं इसको देख के कि हेंस ए वेक्टर ए इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर कितना हो जाएगा, ए इज पैरेलल टू क्या हो गया, सिर्फ इतनी बात से इतना ही नतीजा। लेकिन अगर इसी के आगे बोल दे कि ए के बी का मैग्नीट्यूड बराबर है तो इक्वल हो गए, और अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है तो बस इतनी बात सही है, इसका मतलब ये हुआ कि बस पैरेलल हैं, क्या नहीं है, इक्वल नहीं है।
तो यहाँ से हम लोग ये बात समझ में आ गई कि अच्छा पैरेलल और मतलब कि इक्वल में थोड़ा सा फर्क है, और वो थोड़ा सा फर्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होने का है। अब इसके लिए हम लोग अभी बना लेंगे बात को, जरा बात को समझना, पहले इतनी बात को समझना। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ लिख रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल ये है कि अगर मान के चलते हैं कि एक वेक्टर होता ये, अगर मान के चलते एक बंदा की वेलोसिटी होती v1, कितना होती 10, कितना होता i, और दूसरे बंदे की वेलोसिटी होती v2, उसका वेक्टर डबल मान लेते हैं। तो v2 की वेलोसिटी से जा रहा होता, लेकिन चल रहा होता 20 की वेलोसिटी से, लेकिन जा रहा होता ओ i में। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या कहलाएंगे, इक्वल नहीं कहलाएंगे, क्योंकि दोनों का साइज भी सेम नहीं है। इसका मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, लेकिन डायरेक्शन तो सेम है। इसका मतलब v1 का डायरेक्शन और v2 का डायरेक्शन सेम है। हेंस क्या हो जाएगा, हम बता सकते हैं कि v1 इज पैरेलल, क्या हो जाएगा, v2, v2 के क्या हो जाएगा, पैरेलल है, ठीक है ना। इसका मतलब v1 और v2 एक दूसरे की क्या है, पैरेलल, लेकिन सेम नहीं है। क्यों नहीं सेम है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, बट नॉट, याद रखने का, बट नॉट क्या हो गया, इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल क्या हो जाएगा, वेक्टर्स। बात समझ में आ गई। तो इक्वल वेक्टर्स है, बट नॉट, याद रखना नॉट लिखा है, नॉट इक्वल वेक्टर्स। क्यों वेक्टर्स इक्वल नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट होने की वजह से हम लोग इसको इक्वल नहीं ठहरा पा रहे हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड बाय डायरेक्शन सेम होने के बल पे हम क्या बोल पा रहे हैं, हम बोल ये पा रहे हैं कि हाँ भाई इनमें क्या है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, लेकिन डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। तो ये डिफिनेशन हो गई इसकी फंडामेंटल। ये बात हो गई पैरेलल वेक्टर्स। अब हमने एक बात यहाँ से सीखी है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर समझना, कि आखिर इक्वल और पैरेलल वेक्टर में क्या डिफरेंस आया। तो क्या डिफरेंस आया, जरा इस बात को समझते हैं। कि अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, ऐसे समझ लो, नोट करके लिख लेना इस बात को, एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे, नोट करके लिखना। फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर्स ए एंड बी के लिए, ठीक है ना, अगर हम स्टडी करें तो दो कंडीशन बनती है, सिर्फ डायरेक्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, इफ, बहुत ध्यान से देखना भाई बात को, है ना। यहां से क्या हो जाएगा, इफ, अगर, ठीक है ना, दो पॉसिबिलिटीज हैं, यहां से अगर ऐसे समझ ले जाए, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हो जाएं, सेम, या फिर कहने ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के क्या हो जाए, बराबर, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर ना हो, ठीक है ना, इसके ये बराबर ना हो, ये पॉसिबिलिटी है। तो ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, ठीक है ना। और इसके साथ में क्या हो जाएगा, आल्सो इफ क्या हो जाएगा, ए का वेक्टर डायरेक्शन बी के डायरेक्शन के बराबर हो, ठीक है ना। अब ए का डायरेक्शन बी के डायरेक्शन तो है, तो ये चीज तो है ही है इसके साथ में, और ये चीज भी इसके साथ में, लेकिन ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इसका मतलब ए का डायरेक्शन बी के डायरेक्शन के बराबर है, इसका मतलब ये, और इसमें क्या हो जाएगा, ये बात इसके लिए भी फुलफिल है, ए का डायरेक्शन बी के डायरेक्शन की क्या है, बराबर है। अब देखो, डायरेक्शन बराबर, मैग्नीट्यूड सेम, इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन, अब देखो सिर्फ डायरेक्शन बराबर होने के लिए, ठीक है ना, ये बात याद रखना, सिर्फ अगर डायरेक्शन बराबर है तो क्या हो जाएगा, 100% क्या हो गया, कैसा है, पैरेलल है, पैरेलल तो हो ही गया। इसका मतलब इसमें डायरेक्शन बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा भैया, पैरेलल तो है ही है, ठीक है ना। और ये ए से बी का डायरेक्शन बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भैया पैरेलल तो है ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल तो है, तो भाई क्यों ए और बी का डायरेक्शन बराबर है, बस इतने से डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि भैया ए और बी का डायरेक्शन बराबर होने के साथ साथ दोनों का मैग्नीट्यूड भी तो क्या है, सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस में ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। अगर हरे वाले को देख लिया जाए तो पैरेलल तो था ही था, ये दोनों बातों को कलेक्ट कर लेंगे तो मैग्नीट्यूड भी बराबर, डायरेक्शन भी बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल प्लस क्या हुआ, इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, पैरेलल एज वेल एज क्या हो गया, इक्वल हो गया।
तो इक्वल भी है और पैरेलल भी है। लेकिन जब तुमने देखा कि मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों बातों को समेट के लिखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉट क्या हुआ, इक्वल। इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ओनली क्या हो गया, पैरेलल। तो ओनली क्या हो गया, पैरेलल। फाइनल में जो नतीजा निकला वो ये निकला। इसका मतलब ये हुआ कि आखिर में जो आपको लिखनी है बात वो ये लिखनी है कि भाई हाँ, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, इसका मतलब पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो पैरेलल एज वेल इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसमें मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब पैरेलल है। मैग्नीट्यूड ना सेम होने के से इक्वल नहीं है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या बचे, पैरेलल। तो इसका मतलब ये पता चला कि जितने भी पैरेलल वेक्टर्स हैं, क्योंकि ए और बी बराबर होने का मतलब पैरेलल तो है, ये दोनों दोनों पैरेलल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने पैरेलल वेक्टर्स हैं सारे के सारे क्या हो सकते हैं, इक्वल नहीं हो सकते हैं, लेकिन जितने इक्वल हैं सारे के सारे क्या हैं, पैरेलल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल इक्वल वेक्टर्स, ऑल इक्वल वेक्टर्स क्या हो जाएगा, आर क्या हो गए, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर क्या हो जाएगा, पैरेलल, बट all parallel vectors, all parallel vectors are not equal. all parallel vectors are not क्या हो गया, इक्वल। इतनी बात समझ आ गई। तो यहां पर ये इसका नोट खत्म होता है। तो ये बात को ध्यान रखना कि जितने भी इक्वल वेक्टर हैं वो तो पैरेलल है ही है, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही है। लेकिन जितने पैरेलल हैं तो जरूरी नहीं है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि पैरेलल हैं इसका मतलब जरूरी नहीं है कि इनका मैग्नीट्यूड बराबर। पैरेलल होने के लिए सिर्फ डायरेक्शन सेम होना काफी है। तो डायरेक्शन सेम इसमें भी, डायरेक्शन सेम इसमें भी, इसीलिए क्या होगा, दोनों पैरेलल है। लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड सेम है तो मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, इसका मतलब वो इक्वल भी हो गया। लेकिन मैग्नीट्यूड सेम इसमें नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड नहीं बराबर है, इक्वल नहीं कह सकते। तो इक्वल नहीं कह सकते, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ पैरेलल कह सकते हैं। तो पता चला है कि पैरेलल दोनों में है, इक्वल क्या होगा सिर्फ उसमें। इसका मतलब जो इक्वल है वो तो पैरेलल है ही है, इसका मतलब जो पैरेलल है जरूरी नहीं है इक्वल हो। इसीलिए क्या होगा, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल बट नॉट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल। वाइस वर्सा इसमें नहीं चलता। अब एक एग्जांपल लेते हैं तो बात और अच्छे से क्लियर होगी। जैसे मान के चलते हैं कि तीन वेक्टर्स हमने लिए। एक वेक्टर हमने लिया a इक्वल टू कितना हो गया, हम वैसे लेते हैं 5 कितना हो गया i, ठीक है ना। एक वेक्टर हम लोगों ने लिया b, ठीक, इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 कितना हो गया i। और एक वेक्टर हम लोगों ने ले लिया c, और इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 कितना हो गया i। तो इसका मतलब कौन से वेक्टर पैरेलल है, कौन से इक्वल है। तो इतना पता चल रहा है कि ए, भाई देखो डायरेक्शन सबका क्या है, डायरेक्शन आई, इसका डायरेक्शन भी आई और इसका डायरेक्शन भी आई। इसका मतलब ए इज पैरेलल टू कितना हो गया, बी इज पैरेलल टू कितना हो गया, सी। तो हम लोगों ने इससे एक नतीजा क्या हुआ, ये निकाल लिया। अब दूसरा नतीजा क्या निकला भाई, एक नतीजा तो ये निकला, दूसरा नतीजा क्या है कि भाई हाँ भाई ये दोनों पैरेलल, तीनों पैरेलल तो है ही हैं, लेकिन क्या हो जाएगा ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हैं। ये क्या हो जाएगा, पैरेलल इन दोनों के हैं, ये दोनों इन पैरेलल हैं। लेकिन ये दोनों एक स्पेशल रिलेशन रख रहे हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम रख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर के क्या है, बराबर भी है। तो बी और सी इक्वल है लेकिन ए भी इक्वल नहीं है, ए सी इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड अलग अलग है। लेकिन बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। इसका मतलब भाई अगर देखोगे तो b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, c के मैग्नीट्यूड के बराबर है, एंड क्या हो जाएगा b का डायरेक्शन c के डायरेक्शन के बराबर है। और दोनों बातें फुलफिल होने की वजह से दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल वेक्टर्स। समझ में आ गई बात, ठीक। अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो ये तो पैरेलल वेक्टर्स की बात हो गई। तो हम लोगों ने कहना 5 6 हो गए, 6 7 8, ठीक है। सात वाले की बात करते हैं। तो सात वाले का कौन सा बात पॉइंट था, वो था अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर, तो अपोजिट वेक्टर भाई क्या होता है, जरा बात को समझ लेते हैं। लिख लो, वेक्टर्स which have same magnitude
मैग्नीट्यूड एज वेल एज अपोजिट, एज वेल एज साथ साथ, है ना, एज वेल एज अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है ना, एज वेल एज अपोजिट इन क्या हो गया, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या कहलाएंगे, अपोजिट वेक्टर कहलाएंगे। तो वही वेक्टर कहलाएंगे तो भाई कैसे समझ सकते हैं, तो ऐसे समझते हैं कि फॉर टू वेक्टर्स ए एंड कितना हो गया बी, दो वेक्टर्स ए एंड बी के लिए अगर हमें करना होगा तो क्या कैसे करेंगे कि इफ, हमने ये बात लिख लेते हैं जरा, कि अगर क्या हो जाएगा, इफ, कलर साफ नहीं दिखेगा है यहाँ पर, ये वाला, हाँ, तो क्या हो जाएगा, इफ अगर बोले इफ ए का क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के क्या हो बराबर, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया सेम, तो मैग्नीट्यूड सेम लिख दो भाई, हाँ भैया मैग्नीट्यूड सेम है, ये बात कंफर्म हो गई। लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होने के बाद डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाइए आल्सो, ये बात भी होनी चाहिए, आल्सो मतलब ये भी होना है। इसका मतलब क्या देगा, ए का डायरेक्शन बी के डायरेक्शन के बराबर, बराबर नहीं अपोजिट, माइनस साइन लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया है। तो जब अपोजिट हो गया तो ये बात हो गई, तो इसका नतीजा क्या निकाल सकते हैं, नतीजा ये निकलेगा, ठीक है, हैंस, ये बात लिखेंगे हैंस, इसलिए ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो क्या हो जाएगा, ए एंड बी आर अपोजिट टू ईच अदर, तो ए एंड बी आर अपोजिट, अपोजिट टू क्या हो गया, ईच क्या हो गया सर, तो ए और बी एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, समझिए बात को, तो इसका मतलब ये बात हो गई, तो ए और बी क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब यहाँ पे क्या है, जरा बात को एग्जाम्पल से समझते हैं, तो एग्जाम्पल समझते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ लिख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि अगर एक वेक्टर, वेलोसिटी ले लेते हैं, तो वेलोसिटी एक बंदे की होती इधर की तरफ 10 कितना हो गया आई, दूसरे बंदे की होती इधर की तरफ v2, वो कितना होता माइनस का 10 कितना होता आई होता, एक की वेलोसिटी 10 आई, दूसरे की तरफ माइनस का 10 आई। इसका मतलब तुम्हें साफ दिख रहा है इसका मैग्नीट्यूड भी 10 है, इसका मैग्नीट्यूड भी 10 है, तो वेल पहले वाले का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वल टू माइनस नहीं लेना, मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता, तो v2 का कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड बराबर है, और क्या हो जाएगा v1 का डायरेक्शन और v2 का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, हेंस पहले वाली की वेलोसिटी दूसरे वाली वेलोसिटी के क्या है, अपोजिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एग्जाम्पल बना, इसको हम लोग ब्रैकेट में तो साइड में कहीं लिख लेना है इसको अपने हिसाब से। तो ए और बी एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर्स होंगे, हमने यहां से बात को समझ लिया। अब हम लोग अपोजिट वेक्टर कर लिए, अब हम लोग करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्या होते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स, तो देखते हैं एट्थ वाला, टी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है ना। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स आर which have opposite direction, बट यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं बट में और may not have same magnitude, मैग्नीट्यूड सेम है नहीं है, बात खत्म, हमसे मतलब नहीं, बस डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब ये हुआ
कि क्या है वो एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब सॉरी एंटी पैरेलल है। इसके मतलब फॉर टू वेक्टर्स ए एंड कितना हो गया बी, अगर एक वेक्टर ए और बी के लिए देखा जाए तो अगर इफ ए का डायरेक्शन बी के डायरेक्शन के अपोजिट है, बस इतनी ही बात पता है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, अपोजिट, ठीक है ना, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो डायरेक्शन जब अपोजिट हुए तो सिर्फ इतनी बात पता है, तो इससे सिर्फ आखिर में एक डिक्लेरेशन निकल सकता है, हेंस, हमें और कुछ नहीं पता, और ना कुछ बता रहा है कोई, तो हेंस वेक्टर ए एंड क्या हो जाएगा बी आर एंटी पैरेलल टू ईच, क्या हो जाएगा, अदर, एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है। बस यही बात हम लोग लिख पाएंगे। एंटी पैरेलल का सिंबल क्या है, या क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, बहुत स्पेस मतलब फॉर्मल नहीं है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, एंटी पैरेलल इज एंटी पैरेलल टू क्या हो गया। एग्जाम्पल से समझते हैं बात को। तो एग्जाम्पल क्या कहता है देखिए जरा, एग्जाम्पल कह रहा है कि अगर एक वेक्टर क्या ले लिया, वेलोसिटी से टर्म में समझते हैं, तो v1 बराबर क्या हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा i, इधर की तरफ हो गई, और एक वेलोसिटी जस्ट इसके क्या हो जाएगी अपोजिट साइड पे, तो v2 बराबर माइनस का 20 कितना हो जाएगा i, ये बात हुई। तो यहां से क्या नतीजा निकाल सकते हैं भाई, नतीजा ये निकाल सकते हैं कि पहले वाले का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है, लेकिन एक बात पता चल रही है कि v1 का डायरेक्शन i है, v2 का डायरेक्शन माइनस i है, इसका मतलब v1 का डायरेक्शन v2 के डायरेक्शन के अपोजिट है। अपोजिट होने का मतलब v1 क्या हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, किसके, v2 के हो गया, एंटी पैरेलल हो गया v2 के, और एंटी पैरेलल हो गया, इसका मतलब इतना पक्की बात है कि मैग्नीट्यूड नहीं सेम है, इसलिए अपोजिट नहीं हुआ। अपोजिट होने के लिए कंपलसरी कंडीशन ये है कि भाई दोनों के मैग्नीट्यूड भी बराबर होना पड़ेंगे। तो इसका मतलब है दो वेक्टर के एंटी पैरेलल होने की सिर्फ इतनी कंडीशन है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, लेकिन अपोजिट होने के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम हो गए, मतलब दोनों के साइज भी सेम हो गए वेक्टर्स के, तो पक्की बात है कि भाई दोनों के दोनों क्या हो गए, अपोजिट वेक्टर्स भी हो गए। तो अपोजिट और एंटी पैरेलल दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, तो दिमाग में रखना। अब हमने जैसे वहां पे एक चार्ट बनाया था वैसे यहाँ पे भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इस चार्ट को समझते हैं जरा, कैसे जरा देखना, इस बात को भी नोट करके लिख लेना ऐसे ही जैसे हम लोगों ने वहां लिखा था, नोट करके क्या रहेगा, फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी, फॉर टू वेक्टर्स चलेगा ए एंड कितना हो गया बी, ठीक है ना, और ये बात लिखी हो, अगर लिख रखी है कोई जानकारी हमें दे रखी है, तो जानकारी हमको कुछ इस तरह से दे रखी है कि भाई ए और बी दो वेक्टर्स हैं, तो ये दो वेक्टर्स हैं तो क्या हो जाएगा, क्या जानकारी दे रखी है, इफ ए इज अपोजिट टू क्या हो गया पी, ये खाली जानकारी है, और सिर्फ इतनी जानकारी के बल पे एक बात तो कह सकते हैं कि ए इज क्या हो गया एंटी पैरेलल टू क्या हो गया बी, ए बी के एंटी पैरेलल है, इसका मतलब ए बी के एंटी पैरेलल तो कंफर्म है कि इसमें भी है उसमें भी है दोनों में है, लेकिन हो सकता है मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है मैग्नीट्यूड बराबर ना हो, तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे लिखा हो इफ ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है तो ये बात अलग हो गई, और अगर सिर्फ इतनी बात लिखी हो कि भैया इफ अगर आल्सो, ठीक है ना, यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के क्या हो जाएगा, बराबर नहीं है, दोनों के भाई मैग्नीट्यूड्स बराबर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये बात पता है कि ये बात तो सही है, दोनों में सही है, तो इसको यहाँ भी उतार लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए का डायरेक्शन बी के डायरेक्शन के क्या हो गया अपोजिट है, ये बात इसके लिए भी है, इसका मतलब ए का डायरेक्शन बी के डायरेक्शन के क्या हो गया अपोजिट है। फिर हमने तुम्हें क्या सिखाया, हमने बोला कि सिर्फ इतनी बात से एक बात पता चल रही है कि क्या है, एंटी पैरेलल या एंटी पैरेलल है, हाँ भाई ठीक है एंटी पैरेलल है, ठीक है ना, और यही बात यहां से भी पता चल रही है कि भाई इतनी बात से क्या जानकारी निकल रही है, हाँ भैया एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल है तो भैया इसको ऐसे करके लिख सकते हैं,
लेकिन अगर इस बात को भी कलेक्टिवली ऐड कर दिया जाए, कौन सी बात को कलेक्टिवली ऐड कर दें, ये वाली बात को, तो अगर इस बात को भी ये दोनों को साथ में ले लिया जाए तो डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, इसका मतलब ये हुआ कि क्या है, अपोजिट भी हैं, और अपोजिट भी हैं इसका मतलब ये हुआ कि भाई एंटी पैरेलल भी हैं, अपोजिट भी हैं। और यहां से क्या पता चला कि मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है और सिर्फ डायरेक्शन सेम है, मतलब अपोजिट है, इसका मतलब ये अपोजिट नहीं कहलाएंगे, सिर्फ एंटी पैरेलल कहलाएंगे। तो इसका मतलब एंटी पैरेलल नॉट क्या हो गया, अपोजिट। तो ये बात पता चल गई, और जब ये बात पता चली है तो इसका मतलब ये पता चला कि भाई इसका मतलब क्या हुआ, एंटी पैरेलल एज वेल एज अपोजिट। तो क्या बोलेंगे, एंड क्या हो जाएगा, एज वेल। अब देखो एज वेल एज लिखने का तरीका होता है, वहां हो सकता है गलत लिख दिया हो, गलत मतलब लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस होता है। अपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंटी पैरेलल तो हो गई, तो ऐसे लिखे तो ज्यादा बेहतर है, क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल एज वेल एज, क्या हो जाएगा, अपोजिट। भाई जो अपोजिट है वो एंटी पैरेलल तो है ही है, तो आपने अपोजिट लिख दिया तो एंटी पैरेलल कंफर्म हो गया, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं बात को। और अगर यहाँ पे ये नतीजा निकालते तो क्या हो जाएगा, ओनली एंटी पैरेलल, ठीक है, नॉट अपोजिट। अपोजिट नहीं है भाई मेरे ये। इसका मतलब यहां से एक बात और पता चली कि अगर एंटी अपो देखो एंटी पैरेलल तो दोनों तरफ है, ये अपोजिट था, तो अपोजिट होगा तो एंटी पैरेलल तो हो गई होगा, सीधी सी बात है, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही एंटी पैरेलल में। तो क्या हो जाएगा, ऑल एंटी पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर, ऐसे नहीं, ऑल अपोजिट ऐसे लिखो, ऑल अपोजिट वेक्टर्स आर क्या हो गए, एंटी पैरेलल, बट और नॉट ऑल, की नस चल गई, बट नॉट क्या हो जाएगा, ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर अपोजिट। ठीक है भैया, पैर की नस चल गई है। चलो, तो यहां से ये बात पता चली कि यहां से कि एंटी पैरेलल है, तो भाई एंटी पैरेलल होगा तो जरूरी नहीं अपोजिट हो, अपोजिट होगा तो 100% क्या होगा, एंटी पैरेलल। याद वो वहां पे भी लिखवाया था हमने 100%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिर्फ इतनी बात पता चल गई तो 100% क्या है, एंटी पैरेलल। सिर्फ इतनी बात से इतनी काफी है बात, लेकिन अगर थोड़ा सा और वाजे कर दें, बहुत क्लियर कर दें, तो क्लियर करने की वजह से क्या क्लियर करते हैं, मैग्नीट्यूड बराबर, हाँ तो भैया अपोजिट भी हैं, और मैग्नीट्यूड बराबर नहीं, हाँ तो भैया सिर्फ एंटी पैरेलल है, बस ये बात बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई। अब इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, हमने अभी किया था ना, तो एग्जाम्पल से और समझ में आ जाएगी बात। अब देखना जरा, अब यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा एग्जाम्पल हमको। तो एग्जाम्पल 4 वेक्टर ले लेते हैं, एक वेक्टर ले लेते हैं ए 10i, एक वेक्टर ले लेते हैं बी, अब देखो ना बहुत ध्यान से ना, बी कितना हो जाएगा, 20 कितना हो गया, इसमें सारे एग्जाम्पल एक साथ ले लें क्या, चलो अलग अलग ले लेते हैं ना, लेकिन ले लेते सारे साथ ही ले लेते, सब बटोर लेते हैं इसमें, ठीक है ना। बी कितना हो जाएगा, 20 कितना हो जाएगा, आई। इसी तरह से एक वेक्टर ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, सी -20 कितना हो जाएगा, आई। और एक ले लेते हैं डी, तो डी वेक्टर कितना हो जाएगा, -10 कितना हो गया, आई। ठीक है ना, ए बी सी डी, आप लोग खुद से भी रोक के कर सकते हैं, हम लोग उसको फिर आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो भाई बात समझना जरा, कि यहाँ पर 4 वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी डी, और हमें बताना है कौन पैरेलल, कौन एंटी पैरेलल, कौन इक्वल, कौन अपोजिट, ठीक है ना। हमें बस इतना बताना है और कुछ भी नहीं बताना। अब देखो यहाँ से कुछ बातें क्लियर हो रही हैं, और भी ले लें क्या, एक और ले लेते हैं, यहाँ से एक और भी बात अभी हम लोग को समझ में आ जाएगी यहाँ से। तो अगर ये है कोई को परेशान कर रहा है इस टाइम,
तो एक ले लेते हैं, वेक्टर कितना हो गया E इक्वल टू +10 कितना हो गया I। तो +10I हम लोगों ने क्या ले लिया, B ले लिया, ठीक है ना। तो यहां से A B C D और क्या हो गया E, चार हम लोगों ने क्या किया, वेक्टर लिए। अब देखो कौन किसके पैरेलल, कौन इसके अपोजिट। अब हम लिखते जा रहे हैं, सोचते ना, खुद से भी लिखना तुम लोग है ना, तुम लोग खुद को पॉज करके, मतलब खुद को पॉज करके नहीं, स्क्रीन को पॉज करके क्या कर लेना, यहाँ पर इसको लिख लेना। अब जरा बात समझना, A और B के बारे में बात करी जाए तो देखो A और B, देखो A और B, A का डायरेक्शन राइट में, B का डायरेक्शन राइट में, और E का डायरेक्शन भी राइट में। तो A कितना हो जाएगा, पैरेलल टू कितना हो गया B, और ये दोनों पैरेलल हो गए, किसके हो गए, E के। हाँ भैया बात सही है। और अगर तुम देखोगे तो ये डायरेक्शन लेफ्ट में, इसका डायरेक्शन लेफ्ट में, इसका मतलब ये हुआ कि C इज एंटाई, एंटाई पैरेलल नहीं, दोनों का डायरेक्शन लेफ्ट में है ना, तो C इज क्या हो जाएगा, पैरेलल टू कितना हो गया D। तो C और D क्या हो गए, ये दोनों पैरेलल हो गए, दोनों लेफ्ट में, ठीक है ना। अब हम यहां से देखें तो A और B, अब देखो A और B दोनों बराबर नहीं है, मैग्नेट डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग है। तो क्या हो जाएगा, A और B का मैग्नीट्यूड सेम, हमने वो बात तो लिख ही चुके हैं। तो यहाँ पे ये बात है, देखो B और क्या हो जाएगा D और ये, अब देखो A का डायरेक्शन राइट में और D का डायरेक्शन लेफ्ट में, इसका मतलब ये हुआ कि A अपोजिट है, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम A और D का, ठीक है ना, डायरेक्शन अपोजिट। तो A और D एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। और E को देखो और A को देखो, तो A और E दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, ठीक है ना। और अगर तुम B और C को देखोगे तो B और क्या हो जाएंगे, C एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए, सही है ना। और ऐसे तो तुम C और D को भी देख चुके हो, C डॉट देख चुके हैं, C और E को भी देख चुके हो। देखो देखो C और E के हिसाब से देखा जाए तो C, अब देखो C का मैग्नीट्यूड है लेफ्ट और इसका है राइट, ठीक है ना, एक लेफ्ट में एक राइट में, मैग्नीट्यूड अलग अलग, तो C और E क्या हो गए, एंटी पैरेलल। तो C एंटी पैरेलल हो गया किसके, E के एंटी पैरेलल हो गया, और कोई बात। और E और B, E और C, A और C, A और C के बीच में हमने बनाया नहीं बनाया, तो चलो A और C के बीच में भी देख सकते हैं कि A इधर की तरफ है और C इधर की तरफ है, तो डायरेक्शन तो अपोजिट हो गए, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो गए, अलग अलग। तो A क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल टू कितना हो गया, C हो गया, ठीक है ना। इतनी बातें जो हैं हम लोग यहाँ पर इसमें निकाल, हो सकता है एक दो बातें और निकाल सकते हो तुम लोग, और निकाल लेना, लेकिन अभी फिलहाल क्या है, हम लोग इतनी बातें हम लोगों ने निकाली। एक बार चेक कर लिया जाए, ए बी ई तीनों हैं पैरेलल हैं, हाँ भाई। सी डी दोनों लेफ्ट में पैरेलल हैं, हाँ भाई सही है। ए और डी अपोजिट हैं, ए और डी अपोजिट हैं, हाँ भाई सही है। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, ध्यान रखना। ए और ई सेम है, इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, ए राइट में ई राइट में, इसका मतलब ये भी 10 वो भी 10, हाँ भाई सही है। बी और सी एक राइट पे एक लेफ्ट में, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम बी के और सी के, लेकिन माइनस और प्लस, इसका मतलब अपोजिट है। सी और ई, सी लेफ्ट में ई राइट में, तो अपोजिट है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, एंड सिर्फ एंटी पैरेलल है। ए और सी, ए राइट में है और क्या हो जाएगा, सी लेफ्ट में है, इसका मतलब ए राइट में है तो 10, ये 20 अपोजिट तो हैं लेकिन एंटी पैरेलल है। तो ये बात हो गई। अगर तुमने ये समझ लिया तो इसका मतलब तुम्हें आइडिया लग गया कि पैरेलल एंटी पैरेलल के कॉन्सेप्ट को कैसे यहाँ पे लिखा जाता है। एक रियल टाइम सिनेरियो है जिसको हम तुम्हें अभी बताना चाह रहे हैं कि भाई इक्वल वेक्टर्स का इस्तेमाल क्या है, कहाँ पे हम लोग देखेंगे, वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, वन ऑफ दी भाई देखने वाली चीज है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक एग्जाम्पल याद करो, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल क्या हो जाएगा, फोर्स की बात करें, याद लिखने लिखना, रियल टाइम एग्जाम्पल, तुम RT याद कर लो क्या है, ये हो गया रियल टाइम एग्जाम्पल। तो रियल टाइम एग्जाम्पल देखते हैं जरा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, याद करो कि जब एक मास m1 होता है और दूसरा मास m2 होता है, तो दोनों पे लगने वाले फोर्स जो होते हैं इक्वल अपोजिट और अट्रैक्टिव होते हैं। इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इस पे, तो फोर्स ग्रेविटेशनल क्या हो गया, 1 इधर की तरफ, और इस पे इधर की तरफ खिंचाव लगेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स ग्रेविटेशनल 2 क्या होगा, इधर की तरफ। लेकिन तुम्हें पता है कि दोनों पे लगने वाले जो फोर्स होते हैं
उनके जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों पे मैग्नीट्यूड, दोनों पे खिंचाव सेम, अगर इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो इस पे भी 10 न्यूटन लगेगा। और कितना होता है, मैग्नीट्यूड वाइज होता है G m1 m2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी का क्या हो गया, r स्क्वायर। मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि Fg का डायरेक्शन पहले वाले का और Fg के डायरेक्शन दूसरे वाले का क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने बोला कि मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। इसका मतलब जब मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, Fg1 इसको टू माइनस का क्या हो जाएगा, Fg2। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह दूसरे के क्या है, अपोजिट। आमतौर पे इसके एक स्टेटमेंट चलता है किताब में, इसको बोलते हैं म्यूचुअली इक्वल एंड क्या हो जाएगा, अपोजिट फोर्स। तो अपोजिट क्या बोलेंगे, फोर्सेस। तो म्यूचुअली इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कहलाते हैं। सेम ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए चलता है, सेम हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए जब चार्ज में लेते हैं, चाहे अट्रैक्टिव हो रिपल्सिव हो, उसमें भी चलता है। तो वहां पे म्यूचुअली इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं। इसीलिए जो वर्ड अपोजिट है हम तभी कह पाए हैं, वो इसलिए कह पाए, ये बात इसलिए लिख पाए हैं क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। हेंस क्या हो जाएगा, ये वाली बात ऐसे लिख सकते हैं। बस नहीं, हम इसको वहां पे और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात रह गई, यहाँ पे हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, हम आपको मोटिवेट करें, आप हमें इंकरेज करें। तो आप जब भी वीडियो को देखें तो आप चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लें, और दूसरी बात यह है कि आप लाइक भी कर लिया करें, शेयर कर दिया करें, बच्चों को दूसरे को शेयर करें। जितने ज़्यादा हमारा चैनल फैलेगा उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमें उतना इंकरेज मिलेगा, तो हम और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो सीखा वो वेक्टर्स के टाइप सीख लिए। ऐसा नहीं है अभी खत्म हो गया वेक्टर के टाइप्स, अभी एक वेक्टर का टाइप बचा हुआ है पोजीशन वेक्टर, लेकिन अभी इसके क्वेश्चन भी बचे हुए हैं। तो अभी हम लोग पहले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, उसके बाद में हम पोजीशन वेक्टर करेंगे। अभी फिलहाल इतना। बहुत बहुत शुक्रिया।